NADH है ये और या फिर FADH2 है, ये हैं क्या और इनका क्या काम होता है? देखो, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, क्या कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और ये कहाँ पे, अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये देखो, ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इन्हीं में यहाँ पे यूज होगा इनका, ये क्या करेंगे भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, मैट्रिक्स से उठाएंगे, मेम्ब्रेन के बाहर पटक देंगे, तो मतलब एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ले जाएंगे, यही इनका काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों दो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। मेन काम क्या है, देखो ये पूरा जो सिस्टम होता है, जैसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, ये देख लो, मान लो ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। अब हम सिर्फ इतना सा पोर्शन इसका ले लेते हैं, हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना सा पोर्शन, मतलब ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये बना दी मैंने इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये हो गए इसका मेम्ब्रेनल स्पेस बीच में, ठीक है। अब क्या होता है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की, मान लो ये मैट्रिक्स साइट है, ये आउटर साइड है, बाहर सेल का साइटोप्लाज्म आउटर साइड है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के इस स्ट्रक्चर में, किस में, ये वाले जो स्ट्रक्चर में है, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। किसके कॉम्प्लेक्स होंगे, वो मॉलिक्यूल जुड़ के कोई एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। इस पे क्या होते हैं, मेन 5 जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहले आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, जिनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट करते जाएंगे नीचे तक, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फोर्थ, ऐसे इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होंगे। भाई ये ट्रांसपोर्ट क्यों होंगे, क्या इनका काम है कि ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेन पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आपके एनसीईआरटी में भी दे के रखा हुआ है कि मेन चीज़ यही है कि वहाँ से क्या करना है, हमें वाटर की फॉर्मेशन करनी है। कैसे होती है वाटर की फॉर्मेशन, वो अभी हम देखेंगे। पहले आपको इतना चीज़ क्लियर होना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसको बोलते हैं, सिस्टम इसको बोलते हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे होता है। और ये क्या करता है, जो मेम्ब्रेनल स्पेस होता है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन का स्पेस होता है ना, उसमें क्या करेगा, उसके बीच में प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता रहेगा, जो प्रोटॉन्स बनेंगे बीच में, ठीक है। मान लो एक जब सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, मान लो एक यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पे इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया अगले वाले सिस्टम में, और इसने प्रोटॉन जो प्रोड्यूस करे वो चले गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ा मैं फिर से बनाती हूँ। तो प्रोटॉन कहाँ जा रहे हैं, स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वहाँ जा रहे हैं। ये जो प्रोटॉन जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाए, H2 नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखूंगी H पॉजिटिव, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन बन जाएगा, नहीं तो H2। जो ये प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाएगी, फिर हम इनको ले जाएंगे कहाँ, मैट्रिक्स की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली तरफ, और वहाँ जाके इन प्रोटॉन को, ये जो प्रोटॉन H पॉजिटिव अंदर जा रहे हैं, इसको कौन कैरी करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलेगी, ऑक्सीजन क्या बोलेगी कि आप जो है वो यहाँ आके बाइंड हो जाओ। फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और फाइनली वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो पूरी राम कहानी क्या है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। नाम से पता लग रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन क्या होने हैं, ट्रांसपोर्ट होने हैं, और होना क्या है, फाइनली कुछ नहीं होना है, फॉर्मेशन ऑफ O2 होना है, सिर्फ इतना काम है। तो इनको दिमाग में बिठाओ कि स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है, और यहाँ पे इस रिएक्शन का काम क्या है। तो मेन काम मैंने आपको बता दिया कि H2O बनना है, तो H2O कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे, प्रोटॉन्स रिलीज होते जाएंगे, प्रोटॉन रिलीज होके कहाँ इकट्ठे होते जाएंगे,
जो मेम्ब्रेनल स्पेस है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, वहाँ पे जाके इकट्ठे होते रहेंगे और तब तक इकट्ठे होते रहेंगे जब तक वहाँ की कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई नहीं हो जाते। फिर उसके बाद जब वहाँ पे मान लो ये क्या है, मेम्ब्रेनस स्पेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है H पॉजिटिव प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि डिफ्यूज़न किसी चीज़ का होना है तो वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से वो फिर चला जाता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे जाके वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फाइनली वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज़ बेसिक आइडिया, बेसिक फ्लो चार्ट अपनी नोट्स में बना लीजिए जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी ये सारी चीज़ें, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई यही क्वेश्चन है आपके। क्या क्वेश्चन, देखो मेन फंक्शन क्या है ईटीसी साइकिल का, ईटीएस साइकिल का, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज मोर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इन द इनर मेम्ब्रेनल स्पेस, वहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम इनर मेम्ब्रेनल स्पेस टू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यही क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। अब आइए डायग्राम से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। ये रहा इसका डायग्राम, इम्पॉर्टेंट है। सारी राम कहानी जो बोली है यहाँ पे, देखो एनसीईआरटी को पढ़ना मुश्किल होता है ना, क्योंकि इसमें पूरा पैराग्राफ दे दिया होगा, ना कोई हेडिंग होगा, ना कोई पॉइंट्स हाईलाइटेड होते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है। तो बोरिंग बिल्कुल नहीं करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है और वही अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी समझेंगे कि एनसीईआरटी से रिवीजन हो जाएगा, नहीं, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे प्रोसेस के लिए तो बिल्कुल ही बनाने पड़ेंगे। देखो ये क्या है, मैंने वही चीज़ आपको बताई जो डायग्राम में मैंने अभी क्लियर किया आपको कि मैट्रिक्स होता है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेनल स्पेस है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जो आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर ऐसे आगे मूव हो रहा है। ऐसे आगे क्या हो रहा है, देखो मूव हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन पूरा मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या करता है, इस पूरे चेन में मूव करता है। और जब ये एक स्टेप में, देखो यहाँ पे आ रहा है, प्रोटॉन्स आ रहे हैं, प्रोटॉन्स देखो, प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई जब हो जाएगी उस टाइम पे फिर लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे, यस ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यही इसका लास्ट स्टेप होता है। क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन आयंस दैट इज प्रोटॉन आर फाइनली एक्सेप्टेड बाय विच मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा O2, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें, यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। अभी न्यू डायग्राम में अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसका थोड़ा डायग्राम अलग था। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जब जो है यहाँ पे देख के नहीं रखा हुआ है कि कौन सा फर्स्ट है। मान लो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसका, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है, फिर यहाँ पे इसका थर्ड आ जाएगा एंड देन लास्ट में फोर्थ कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये कॉम्प्लेक्स का काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये इसको आगे मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें दे के रखी हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स 1 में कॉम्प्लेक्स 2 की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से आपने कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 के नाम याद कर लेने हैं। देखो यहाँ पे दे के रखा है कॉम्प्लेक्स 1, ये देखो NADH लिख लो। नंबर 1 कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 लिख लो, ये लिखा है कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 है, इसका कॉम्प्लेक्स 2 है, राइट। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 ये रहा, ठीक है, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स 4 का नाम लिख लो, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है। और यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स है 5, ये देखिए एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स के नेम आपको याद होने चाहिए। आपको ऐसे दे देंगे कि आइडेंटिफाई द ऑड वन, तो यहाँ पे इन 5 में से 3 करेक्ट दिए होंगे, एक कॉम्प्लेक्स कोई और दे दिया होगा, उसमें से ऑड वन आपको डिलीट करना है, तो वो आपको पहचानना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसके कॉम्प्लेक्स को आप याद कर लें, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ से क्या इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो चीज़ें आपको बताई कि वही है कि फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती, वो सारी जो राम कहानी मैंने आपको समझाई वो सारी इस पैराग्राफ में है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ से ये डायग्राम क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है, ये वाला जो यहाँ पे पूरा दे के रखा हुआ मैं आपको इस डायग्राम से समझा दूंगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो दे रखी है वो किसकी है, एटीपी सिंथेसिस की। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनता है वो कहाँ पे, देखो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, देखो जो उसकी इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं उस पर हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, इस तरीके से जो है वो मॉलिक्यूल लगाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपने अपनी बुक्स में जो अदर बुक्स एडिशनल होती हैं उसमें अगर आपने डायग्राम देखा होगा, एनसीईआरटी में तो ये नहीं है इस तरीके से, ये डायग्राम जो है वो गिवन होता है। तो ये जो है यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, एटीपी के लिए, जो फाइनली एटीपी की प्रोडक्शन होगी उसके लिए यूनिट है। ये कहाँ लगा होता है, इनर मेम्ब्रेन पे लगा होता है। पहली बात, ये मॉलिक्यूल कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे, और इसको हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे F1 जो आपका पार्ट है, ठीक है, कंपोनेंट F1 और F0, इसके दो मेन कंपोनेंट है, देखो देखे रखा हुआ है F1 और F0। F1 जो है हेड पीस है, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसका हेड पीस है। और साइट है ये किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये किसके लिए साइट है, एटीपी सिंथेसिस के लिए। एडीपी से क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से एटीपी की फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। और ये जो F0 है, ये पार्ट जो है वो इस मेम्ब्रेनल स्पेस में फिक्स होता है, इसमें क्या होगा, फिक्स होता है। और ये क्या करता है, पासेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल, ठीक है, और ये क्या करता है, सिर्फ मॉलिक्यूल को पास करने में हेल्प करता है, राइट। तो F1 पार्टिकल जो है वो मेन साइट है एटीपी के लिए बनने का, ठीक है, एटीपी बनने की मेन साइट क्या है, F1 पार्टिकल है। तो इसी से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ओके। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका बैलेंस शीट का, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी शीट से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैं करवाऊंगी आपको एक डायग्राम से, चलिए नोट कर लीजिएगा क्या होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की बात करूंगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनते हैं, एक सेकेंड, ग्लाइकोलिसिस में लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखूंगी मैं एटीपी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि फ़ोन में मुझे दिक्कत होती है, ATP, और यहाँ लिखूँगी मैं NAD, अरे यार क्या हो रहा है, NADH2, और लास्ट में मैं लिखूँगी FADH2 मॉलिक्यूल जो बने, ठीक है। ओहो, ये लिखिए एटीपी ग्लाइकोलिसिस में कितने बनेंगे, ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट हम करेंगे, इसको आप बना लीजिएगा ऐसे ही। तो एटीपी ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट हम यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कितने बने थे, याद करिए जब हमने ग्लाइकोलिसिस किया था तो वहाँ पे 2 एटीपी बने थे, और वहाँ पे 2 ही क्या बने थे, NADH2 और FAD नहीं बने थे। तो अब टोटल ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी कितने बन जाएंगे ग्लाइकोलिसिस में। अब ध्यान दो, मैंने आपको करवाया कि NADH2, ठीक है, NADH जो है वो एक मॉलिक्यूल 3 एटीपी बनाता है ना, तो 2 बने यहाँ पे, तो 2 मॉलिक्यूल से कितने 6 बन जाएंगे, ठीक है, 2 है तो नेट गेन कितना हो जाएगा एटीपी का, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे कितने बन जाएंगे 6 बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल से एटीपी, और यहाँ पे 2 हैं तो 8 बन गए। तो
नेट गेन कितना हो गया ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का 8। कैसे हुआ मैंने बता दिया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल NADH2 का 3 एटीपी देता है, तो 2 मॉलिक्यूल ने 6 एटीपी दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में 2 एटीपी बने थे, 6 NADH2 बने थे और 2 ही FADH2 बने थे। अब कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है। अब देखो 2 एटीपी तो यहाँ से आगे 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 के कितना 6 इंटू कितना आ जाएगा 3 ना, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 होंगे एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 एटीपी दे रहा है। और FADH2 की बात करें तो ये 2 मॉलिक्यूल देता है, मतलब मीन्स एक FADH2 जो है वो 2 एटीपी के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24। यहाँ पे कितना आ गया 24। इसके बाद जो है ऑक्सीडेटिव जो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है। ठीक है, जो पायरुविक एसिड टूटता है उस टाइम पे थर्ड स्टेप में जब पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है तो 4 एटीपी बनते हैं। सॉरी, एटीपी कोई नहीं बनता है, 2 जो है NADH2 बनते हैं, और यहाँ पे इसकी भी FADH2 की भी कोई फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, तो कितने बन जाएंगे 6, तो लास्ट में 6। अब देखो यहाँ पे इस चार्ट शीट को देखो, यहाँ पे टोटल नंबर निकालना है अभी हमें। ठीक है, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया कैलकुलेट करो। ये वाला टोटल नंबर जो है वो 36 हो गया। 36 हुआ नहीं, 38। 36 कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये टोटल नंबर यहाँ से 38 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन आपको 2 फॉर्म में पूछता है। पहले ये चार्ट शीट पूरा बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ऐसे ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि ये हौच पौच हो गया बहुत। अब देखो, मैंने यहाँ पे नेट गेन आपको बोला कि 38 आता है। अगर आपको बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो टोटल नंबर 38 होता है। नेट गेन लिखेगा, अगर क्या लिखेगा नेट गेन, कि उसे कितना मिला, फाइनली उसे कितना मिला, तो नेट गेन बोलेगा तो 36 होगा। क्यों? क्योंकि बने तो टोटल 38, लेकिन उसमें से 2 एटीपी को ग्लाइकोलिसिस में यूज कर लेता है, 2 एटीपी वहाँ यूज हो जाते हैं, इसलिए नेट गेन आखिर में उसको बचा क्या, तो नेट गेन में 36 होता है। दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना। अगर नेट गेन पूछेगा तो हमेशा ही 36 एटीपी करके आना, और अगर टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेगा तो 38 एटीपी करके आना। ठीक है, समझ गए। अब 2 एटीपी का भी ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस में यूज हुए थे। क्लियर। अब ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई उलझने वाली बात नहीं है भाई, 2 एटीपी ही बनते हैं। ठीक है, 2 नेट गेन एटीपी ही होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमेशा कैलकुलेट करने के लिए नीट का क्वेश्चन आपको बताती हूँ, नीट का क्वेश्चन बताती हूँ, ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट। वहाँ पे बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि मान लो कोई रिएक्शन है, वहाँ पे 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल आफ्टर द रिएक्शन। इस तरीके से पूछेगा। मैंने क्या बोला आपको, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बता देती हूँ कि एक कोई रिएक्शन है, वहाँ पे 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। तो देखो, अब 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है। कहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लाइकोलिसिस में। कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, जितने एक ग्लूकोज के लिए जितने मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। तो मैंने बोला 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो अगर सिंपल देके रखा है तो आप एनारोबिक में तो 2 ही मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन
एरोबिक में क्या होगा, 5 एक मॉलिक्यूल से 36 होते थे, तो 5 से इंटू कर लेंगे और वो आपका आंसर होगा। और अगर एनारोबिक की बात कर रहे हैं तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 ही एटीपी बनते हैं, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर 180 एटीपी हो जाता है। ठीक है, अलग से भी पूछ सकता है, अलग से भी नीट में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे पूछ लेगा कि एरोबिक में तो आपको इंटू 36 करना है, और अगर एनारोबिक पूछेगा तो इंटू क्या करना है, 2 करना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए मैंने आपको, जो 2 बताए ये नीट के क्वेश्चन, तो इस तरीके से पूछता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था, ये वाला, कि जो रेस्पिरेशन है, आपने पूरा चैप्टर देख लिया, देखो आपने देखा बहुत सारे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जिसमें फॉर्मेशन भी हो रही है, ब्रेकडाउन भी हो रही है, तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को, रेस्पिरेशन को हम कंसीडर करते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस करते हैं। सिर्फ हम यही नहीं देखेंगे कि उसमें ब्रेकडाउन हो रही है, ब्रेकडाउन तो हो रही है, लेकिन हमने आगे भी तो देखा, हमने सिट्रिक एसिड साइकिल में देखा बहुत सारे एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको एम्फीबॉलिक कंसीडर किया जाता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी ने यहाँ से ये लाइन उठाई थी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके, so thank you so much for watching this video. Bye bye, have a nice time.